गरीब बहू की कंजूस सास। लता के लिए आज बड़ा ही खुशी का दिन होता है, क्योंकि आज लता के इकलौते बेटे योगेश की शादी होती है। शादी के बाद लता अपने बेटे योगेश और बहू अर्चना का स्वागत करती है। बहू, इस चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर घर के अंदर प्रवेश कर। जी माँ जी। अरे माँ, आप इन चावलों को उठाकर घर के अंदर कहाँ ले जा रही हैं? इन चावलों को तो पशु पक्षियों को खिलाया जाता है ना। बेटा, तू तो जानता है आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो क्यों अनाज को बर्बाद करें। आज रात खाने में यही चावल बन जाएंगे। माँ जी, लेकिन मैंने सुना है इन चावलों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये ठोकर से लाए हुए चावल होते हैं। बहू, ये तो बस सब कहने की बातें होती हैं। योगेश और अर्चना के समझाने पर भी लता नहीं मानती, जिसके बाद लता उन चावलों को ले जाकर बाकी चावलों के साथ रख देती है। ये सब देखकर अर्चना को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं समझ पाती है। और ऐसे ही अर्चना की शादी का पहला दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही अर्चना उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है कि तभी वहाँ लता आ जाती है। बहू, तो इतनी जल्दी सुबह सुबह उठ गई? जी माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है ना, इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज मैं अपनी पहली रसोई में आलू मटर पनीर पूड़ी चावल और रायता बना लूं। अपनी बहू अर्चना के मुंह से इतनी सारी खाने की चीजों के नाम सुनकर लता का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहती है, क्या इतना सारा खाना बनाएगी तू? बहू, कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? तो इतना सारा खाना तो हमारे यहाँ शादी में बनता है ना, कि घर में? इतना सारा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, दाल और चावल बना दे। लेकिन माँ, अपनी पहली रसोई में कौन सी बहू दाल चावल बनाती है? कम से कम मीठे में हलवा तो बना सकती हूँ ना। बहू, तुझे पता भी है देसी घी कितना महंगा हो गया है, और मेवों के दाम तो पूछो ही मत। मुझे तो लग रहा है कुछ दिनों में मेवे सुनार की दुकान में बिकने शुरू हो जाएंगे, इसलिए तू दाल चावल ही बना ले। ठीक है माँ जी। इतना कहकर अर्चना जैसे ही चावल गैस पर रखने के लिए जाती है तो लता फौरन उसे रोक देती है। तू गैस पर खाना क्यों बना रही है? पता है गैस के दाम 1000 रुपए से बढ़कर 1200 हो गए हैं। दिन पर दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। एक काम कर, तू छत पर चूल्हा बना हुआ है, वहीं जाकर खाना बना ले। लेकिन माँ जी, बाहर तो बहुत तेज धूप हो रही है, और इस धूप में चूल्हे पर मैं कैसे खाना बनाऊं? हमारे घर में भी चूल्हा था, लेकिन वो तो घर के अंदर था, तो उस घर में खाना आराम से बना लिया करती थी मैं। लेकिन ये तो छत पर है, ऊपर से इतनी तेज धूप हो रही है। मैं तुझे गरीब को इस घर की बहू इसीलिए बनाकर लेकर आई थी कि तुम कम खर्चे में तो घर का गुजारा अच्छे से कर लेगी, लेकिन तू तो मेरे घर की बर्बादी करने में लगी हुई है। अगर घर में खाना बनेगा तो चूल्हे पर बनेगा, ना कि गैस पर। अगर चूल्हे पर खाना नहीं बनाना तो भूखी रह। इतना कहकर लता वहां से चली जाती है। लता एक किस्म की कंजूस औरत होती है, जो हर एक बात में कंजूसी करती है। वहीं लता की बहू अर्चना एक गरीब परिवार से होती है, लेकिन गरीब परिवार से होने के बावजूद भी लता के अंदर कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होती है। अब धीरे धीरे अर्चना समझने लग गई थी कि उसकी सास लता कंजूस है, इसलिए वो अपनी सास से कुछ नहीं कहती है और जाकर धूप में बैठकर चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और लता की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। हे राम, घर की सारी लाइट्स ऑन कर रखी हैं, बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? सारी लाइट्स कहाँ ऑन हैं? माँ जी, आप तो पूरे घर की लाइट हमेशा बंद रखती हो, कम से कम मेरे कमरे की लाइट तो जली रहने दो। एक लाइट और एक फैन से कितना ही बिल आ जाएगा? पता भी है, अभी 7 यूनिट चल रहा है। 7 रुपए यूनिट का मतलब समझती है तू? तू तो मेरा 400-500 का बिल बनवा कर ही बैठेगी। दिन के समय लाइट जलाने की क्या जरूरत है, और ऊपर से ये पंखा। बाहर कितनी ज्यादा गर्मी है, कम से कम इस गर्मी में एक पंखा तो चलने दीजिए। आप इतने अमीर घर से हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन फिर भी इतनी कंजूसी करना माँ जी सही नहीं है। देखना, एक दिन आपको आपकी यही कंजूसी ले डूबेगी। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली।
अभी के अभी ये लाइट और फैन बंद कर दे, वरना इलेक्ट्रीशियन से कहकर सारी बिजली ही कटवा दूंगी, फिर रहना रात दिन अंधेरे में। अर्चना अपनी सास लता की कंजूसी देख देख कर थक चुकी थी। लता हर छोटी से छोटी चीज में कंजूसी करती थी, खाना हो, लाइट हो, यहाँ तक कि पानी पीने में भी लता की कंजूसी पीछे नहीं रहती। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? कम से कम पानी तो पीने दीजिए, इसमें भला किस बात की कंजूसी? तुझे पता भी है पानी का बिल 250 रुपए हो गया है, ऊपर से तूने 2 गिलास पानी पी लिया है, और कितना पानी पिएगी? पानी का बिल तो तू नहीं मेरा बेटा भरता है, दिन रात ऑफिस में काम करके। लता की ये बात सुनकर अर्चना अब अपना आपा खो देती है, जिसके बाद वो पानी का ग्लास जोर से रख कर अपने कमरे में चली जाती है। देखो तो जरा कितना घमंड है इसमें, कितनी तेज से गिलास रख कर गई है। अगर मेरा ग्लास टूट जाता तो? इसे तो किसी भी चीज की परवाह नहीं है, ऊपर से 2 गिलास पानी भी पी गई। लता की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, जिससे योगेश अर्चना दोनों ही परेशान थे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है, लेकिन लता की कंजूसी में कोई बदलाव नहीं आता है। लता के परिवार में 3 लोग थे, लेकिन उसके बावजूद लता सिर्फ एक इंसान का खाना बनवाती थी, और उस खाने में से ही तीनों लोग खाते थे, जिसके चलते किसी को भी ठीक से खाना नहीं मिल पा रहा था। ठीक से खाना ना मिलने की वजह से अब धीरे धीरे लता की तबीयत खराब होने लगी थी, और एक दिन लता चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, जिसे देख अर्चना और योगेश जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया है? ये पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो गई हैं, और आज तो इन्हें चक्कर भी आ गए। इनकी हालत देखकर लग रहा है कि उन्होंने काफी समय से कुछ खाया नहीं है। आप लोग क्या इन्हें ढंग से खाना नहीं देते हैं? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। माँ जी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजों में कंजूसी करती हैं। आज जो उनके साथ हुआ है, उनकी ही कंजूसी का नतीजा है। आप लोगों को इनकी कंजूसी पर रोक लगाना होगा। अगर ये ऐसे ही कंजूसी करेंगी और ढंग से खाना नहीं खाएंगी तो इनकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती है। अभी तो मैं इनके लिए ये मेडिसिन रख दी है, आप इन्हें ये मेडिसिन टाइम पर दे दीजिएगा। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। देखा माँ, आपकी कंजूसी का नतीजा। आज आपकी कंजूसी आपको ही ले डूबी। अगर आप कंजूसी करना बंद नहीं करेंगी तो आपको ही और नुकसान होगा। पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक चीज में कंजूसी करने लग जाओ। आज आपने देख लिया ना कि आपकी कंजूसी ने आपके साथ क्या किया। अगर आपने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो आगे जाकर आपको ही परेशानी होगी। अर्चना, योगेश और डॉक्टर की बात सुनकर लता को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपने बहू और बेटे से माफी मांगती है। अर्चना बहू, मुझे माफ कर दे। अगर मैं पहले ही तेरी बात मान जाती तो आज मेरी ये हालत ना होती। अब से मैं तुम दोनों से वादा करती हूँ, मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। लता की बात सुनकर योगेश और अर्चना दोनों ही खुश होते हैं, जिसके बाद लता अब अपनी कंजूसी करना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देती है और अच्छे से अपना घर चलाती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। राजीव के सामने उसकी 5 बहनें खड़ी होती हैं, जिसमें से 3 गोरी बहनों के हाथों में तो महंगे गिफ्ट और राखी बांधने के नेग में मिली नोटों की गड्डी होती है, और वो काफी खुश होती हैं। वहीं उसकी 2 काली बहनें आरती और संध्या के आंखों में राखी की खुशियों भरे त्योहार के दिन भी आंसू भरे होते हैं, और उनके हाथों में एक एक का सिक्का होता है। समीरा, पल्लवी, देखो भाई ने हमारी काली बहनों को राखी बांधने में कितना बड़ा नेक दिया है, एक एक का सिक्का। तारा, यही इन दोनों की औकात है, इससे ज्यादा इन भिखारिनों को भाई नेक दे, इतनी इनकी हैसियत नहीं। पल्लवी और तारा अभी चुप भी नहीं हुई थी, तभी समीरा उन्हें चिढ़ाना शुरू करती है। ले 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 ले, रुला दिया ना आज के दिन भी तुमने इन्हें। क्या भैया, आप भी ना, आज के जमाने में 1 रुपए में क्या आता है? कम से कम मेरी काली बहनों को थोड़ा तो नेक बढ़ा कर देते, ज्यादा नहीं तो 10-10 रुपए तो देते, ताकि नेक के उन पैसों से हमारी काली बहनें फेयर एंड लवली तो खरीद पाती, उसे लगाकर थोड़ी तो गोरी हो ही जाती। नहीं समीरा, हमें ज्यादा नेक नहीं चाहिए। ये हमारे भाई ने हमारी राखी के बंधाई में प्यार से हमें दिया है, हम इसी में खुश हैं। ये 1 का सिक्का भी हम दोनों के लिए लाखों करोड़ों के ऊपर है। तो फिर जाओ और इस 1-1 रुपए से एल्पेनलिबे खरीद के खा लो। समीरा, छोड़ना इन्हें, चल गिफ्ट खोल कर देखते हैं। तुम दोनों को क्या लगता है भैया ने इस बार हमें क्या दिया होगा? मुझे तो लगता है कि भैया ने इस बार हमें डायमंड सेट दिया होगा।
ये कहकर समीरा, तारा और पल्लवी जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोलती हैं तो सभी के तोहफे के डिब्बे 1-1 रुपए के सिक्के से भरे होते हैं। चिल्लर देखकर तीनों चिढ़कर अपने भाई राजीव को सुनाना शुरू कर देती हैं। ये क्या है राजीव भैया, आपने हमें ये नेक दिया है? अरे हम क्या भिखारिन हैं जो आपने हमें ये चिल्लर दिए? ऐसा करके आपने हमारी इंसल्ट की है। तारा, मुझे लगता है भाई ने ये सब कुछ अर्पिता भाभी के कहने पर किया है। आखिर क्यों राजीव की तीनों बहनें अपनी भाभी अर्पिता पर इल्जाम लगा रही हैं? आखिर किसने की नेक की फेरबदल? ये जानने के लिए हमें सब कुछ शुरू से जानना होगा। आरती, संध्या, कहाँ हो तुम दोनों? क्या हुआ राजीव, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? अभी तुम दोनों ने सिर्फ मेरा गुस्सा देखा है। इससे पहले कि मैं इस कमरे की तोड़ फोड़ करूं, अपनी गलती ठीक करो। मगर राजीव मेरे भाई, ये तो बताओ कि तुम्हारी बहनों से गलती क्या हुई है? इस पर राजीव चिढ़कर बेड पर रखा शर्ट अपनी काली बहन के मुंह पर फेंक देता है। क्या है? शर्ट प्रेस करते हुए तुम्हें ये नहीं दिखा कि शर्ट का एक बटन टूटा हुआ है? तुम्हें ये दिखाई नहीं दिया? आंखें रहते हुए अंधी हो गई हो क्या? माफ कर दो राजीव, मैंने देखा नहीं था। बस मुझे 2 मिनट दो, मैं अभी इसमें बटन लगा देती हूँ। बेचारी आरती जल्दी जल्दी शर्ट में बटन लगाने लगती है। तभी सुई उसकी उंगली में चुभ जाता है और उससे खून बहने लगता है। ये देखकर भी राजीव अपनी बहन को दर्द में तड़पता छोड़कर ऑफिस चला जाता है। देखा आरती दीदी, तुम्हारे हाथों से खून बहता देखकर भी राजीव ने तुम्हें मरहम लगाना तो दूर, तुमसे तुम्हारा हाल भी नहीं पूछा। लोग ठीक ही कहते हैं, और अब तो मुझे भी लगने लगा है कि खून के रिश्ते ही होते हैं, जिसमें दर्द का एहसास होता है। और हम पल्लवी, समीर और तारा की तरह राजीव की सगी बहनें नहीं हैं, इसलिए उसके दिल में हम दोनों के लिए जरा भी प्यार नहीं है। भगवान के लिए बस करो संध्या, मैं जानती हूँ कि हमारे भाई राजीव के दिल में हम दोनों के लिए जरा भी जगह नहीं है, मगर मैंने दिल से उसे अपना भाई माना है। भले हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं तो क्या हुआ, मगर दिल का रिश्ता तो है। तुम देखना संध्या, एक ना एक दिन वो दिन भी जरूर आएगा जब हमारे भाई के दिल में भी हमारे लिए प्यार होगा। संध्या और आरती बहुत छोटी थी, तभी उनकी माँ मर गई, जिसके बाद राजेश ने कामिनी से दूसरी शादी कर दी, जिससे उसे 4 बच्चे, सबसे बड़ा राजीव और 3 बेटी तारा, पल्लवी और समीरा पैदा हुई, जो कि बहुत ही गोरी और सुंदर थी। वहीं संध्या और आरती काली थी, इसलिए राजीव आज तक भी उन्हें अपनी बहन नहीं मानता। तकरीबन 4-5 साल पहले राजीव की माँ और पिता एक दुर्घटना में चल बसे। तब से संध्या और आरती अपने ही घर में नौकर बनकर जी रही हैं। ऐसे ही समय गुजरता है। पल्लवी, समीरा, तुम दोनों को पता है, कल मैं अपने फ्रेंड्स के साथ एम्बियस मॉल गई थी। वहाँ पर अभी से पूरा मॉल राखियों से सजा हुआ, और तुम्हें पता है वहाँ पर कितनी फैंसी राखी कलेक्शन है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम तीनों राजीव भैया के लिए रक्षाबंधन की शॉपिंग कराएं, क्या कहती हो? गुड आइडिया, तो फिर इंतजार किस बात का है, चलो चलते हैं। अपनी तीनों गोरी बहनों को राखी की खरीदारी करते जाता देखकर आरती और संध्या भी उम्मीद लगाकर कहती हैं, तारा, समीरा, पल्लवी, क्या मैं और संध्या भी तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हमें भी राखियां और मिठाइयां खरीदनी हैं। तुम दोनों को साथ लेकर जाएं, हमारी जुत्ती। तुम जैसे कोयला भट्टी को अपने साथ ले जाकर हमें अपनी इंसल्ट थोड़ी करवानी है। और वैसे भी भाई, तुम दोनों ब्लैक टी से राखी बंधवाने वाले हैं नहीं, वो सिर्फ अपनी गोरी बहनों यानी कि हमसे ही राखी बंधवाएंगे। आई थॉट तुम दोनों के लिए आज के लिए इतनी बेइज्जती काफी होगी, तो अगर और बेइज्जती नहीं करनी है तो हटो। तीनों गोरी घमंडी बहनें अपनी दोनों काली बहनों को टक्कर मारकर चली जाती हैं, और उनकी बातों से संध्या और आरती को बहुत दुख होता है। वक्त बीतता है और राखी से थोड़े दिन पहले ही राजीव अर्पिता से शादी करके उसे घर लेकर आता है। अर्पिता गोरी और सुंदर तो होती है, मगर वो गरीब घर से होती है। तारा, पल्लवी, समीरा, आज से ये तुम्हारी भाभी है अर्पिता। मगर भाई, ये तो गरीब घर से लग रही है। आप अपने क्लास में शादी करते तो हमें ज्यादा खुशी होती, बट आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अर्पिता के गरीब होने के कारण राजीव की तीनों गोरी घमंडी बहनें घिन भरी नजरों से देखती हैं। वहीं काली बहनें खुशी से अर्पिता का गृह प्रवेश कराती हैं। अर्पिता भाभी, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाइए, इस घर में आपका स्वागत है। अर्पिता बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसके आ जाने से संध्या और आरती खुश रहने लगी थी। अब राखी का त्योहार बहुत पास आ जाता है, जहां तीनों गोरी बहनें राखी के बहाने लाखों का खर्चा करती हैं, मगर काली बहनें एक भी राखी नहीं खरीदती। तभी अर्पिता अपने पति से बात करती है।
राजीव, मुझे तुमसे बात करनी है। कहो ना अर्पिता। राजीव, तारा पल्लवी